अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्स में खुश आमदीद। आज हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 के लेक्चर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डोमेन और रेंज का, हमने पिछले लेक्चर में इसके 4 पार्ट किए थे, तो आज हम इसके अगले 4 पार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको कवर करते हैं। देखिए वहीं से आगे चलते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है, g(x) = 6x + 7 4 - 3x। अच्छा, ये फंक्शन आप देखेंगे, ये आपके पास एक नया फंक्शन आया है। उन फंक्शन से थोड़ा सा ना ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। यानी उसमें तो g(x) एक सीधी रकम होती थी ना, इसमें एक ब्रैकेट लगाकर 2 रकमें लिखी गई हैं और दोनों के आगे कुछ कंडीशन लगा दी गई है। इस तरह के फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन कहा जाता है, यानी 2 हिस्सों वाला फंक्शन। और ऐसे फंक्शन की सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि इनकी डोमेन बता दी जाती है। अब जो ये वाला फंक्शन है ना, उसने कह दिया है कि इसके 2 हिस्से हैं। ऊपर वाले हिस्से में आपने जो वैल्यूज़ पुट करनी है x की, वो -2 के इक्वल या उससे छोटी पुट कर सकते हैं। यानी -2 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो कहता है -2 भी पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बॉल बना लेता हूँ, फील्ड बॉल है ये मेरे पास, और कहता है -2 से पीछे वाले नंबर, -2 से छोटे इधर हैं ये वाले। कहता है इधर वाले सारे आप पुट कर सकते हैं, ये x ≤ -2 हैं। और फिर मुझे नीचे वाले फंक्शन का भी बता रहा है। कहता है नीचे वाले फंक्शन में आपने जो x पुट करना है वो -2 से अगले पुट करने हैं, बड़े पुट करने हैं। यानी -2 इक्वल वहाँ पे था, यहाँ इक्वल नहीं है, मतलब -2 इसमें शामिल नहीं है, बल्कि -2 से इधर वाले सारे आपने नीचे वाले में पुट करने हैं। तो मतलब ये हुआ डोमेन तो उसने हमें खुद ही बता दी। कहता है -2 और -2 से पीछे वाले इसमें पुट कर लेना, -2 से अगले सारे इसमें पुट कर लेना। डोमेन तो उसने बता रखी है, हमें डोमेन कहीं से ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें डोमेन कहीं से चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसने हमें यहाँ डोमेन खुद ही बता दी है। यानी -∞ से लेकर -2 तक आना है वो पहले वाले फंक्शन में, और -2 से ऑनवर्ड +∞ तक दूसरे में हिस्से में चले जाना है। इसका मतलब डोमेन में तमाम नंबर शामिल हैं, क्योंकि उसने हमें खुद ही बता रखा है। लिहाजा इसकी जो डोमेन है होल सेट ऑफ रियल नंबर है, या -∞ (x), x > +∞। मैं हर सूरत में जवाब लिखा करता हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग रहे, आपको बाद में इसकी परेशानी ना बने। अच्छा, अब सवाल आएगा कि इसकी रेंज क्या होगी। रेंज देखने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं और हमें फौरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वैसे ये लीनियर फंक्शन है, और जो लीनियर फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है उसका वैसे ही अंदाज़ हो जाता है। हम पुटिंग करते हैं पहले वाले फंक्शन में। अच्छा, जो पहला हिस्सा है वो -2 से छोटे वाले पुट करने हैं। -2 से पीछे कौन है? -3 है, -4 है, -2 भी पुट कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें -2 पुट करता हूँ। ये मैं लिख रहा हूँ उसके लिए जो <(-2) है। -2 शामिल है, इक्वल है। तो यहाँ पे मैं अगर -2 लगाऊंगा तो 6 2 12, -12 + 7, -12 + 7, तो बाकी कितना बच गया भला? -5 बच गया। इसका मतलब -2 पे मेरा आंसर -5 आता है। यहाँ कहीं नीचे आ रहा है आंसर, ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा, इस जगह पर बनेगा। यस, ये -2 पे -5 आंसर नीचे। x में -2 है, y में -5 मिला। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट भी पुट कर लेते हैं। अब मैं और पीछे हटता हूँ, -2 से पीछे -3 पे आता हूँ। अगर 3 पुट करूँगा तो 6 3 18, -18 जमा के 7, -11 बच गए। यानी आंसर -3 पे बहुत कहीं पीछे आने वाला है। 8 9 10 11 तकरीबन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि -3 पे जवाब तकरीबन यहाँ पे है। अच्छा, -2 से जो मैं आगे जा रहा हूँ जवाब इस तरफ जा रहा है। तो बस 2 पॉइंट से ही मुझे इसका पता चल गया है कि इसका जो जवाब है, क्योंकि स्टार्ट तो -2 से ही होना और -2 से पीछे हटना है, क्योंकि इसके डोमेन यही है कि -2 से पीछे वाले। पहले मैंने -2 पुट किया तो ये जवाब मिला, पहला जवाब मुझे ये मिला, और दूसरा जवाब मुझे फिर इससे आगे मिला। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो इस तरफ कहीं जा रहा है। ये मैं यहाँ से इधर बना देता हूँ, यहाँ से नीचे जा रहा है इसका ग्राफ, इस जगह से -5 से। दूसरे लफ्ज़ों में ये मुझे तसल्ली हो गई कि -5 से नीचे वाला हिस्सा कवर हो रहा है रेंज में। इस ऊपर वाले फंक्शन ने -5 से निचला हिस्सा कवर किया, ऊपर वाला हिस्सा कवर नहीं किया। नीचे वाला सारा कवर करता है। चूँकि मैं जो इधर जा रहा हूँ इसके जवाब इधर आते जाएंगे। अच्छा, ज़रा नीचे वाले फंक्शन को देखें वो क्या कर रहा है, उसकी चेकिंग कर लेते हैं। ये है -2 > x। अब x इस फंक्शन में पुट करना है जो -2 से बड़े हैं, यानी इस तरफ वाले। -2 से बड़ा -1 होता है, -1 लगाते हैं।
देखें इस नीचे वाले फंक्शन में अगर मैं x की जगह -1 लगाऊं तो 4 - 3 1 3, x की जगह भी -1 है, माइनस माइनस प्लस, तो -1 पे जो आंसर आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है, +7 आ रहा है। ये देखें -1 पे जो आंसर उसने मुझे दिया, पहला ही आंसर उसने मुझे दिया है, वो उसने मुझे +7 दिया है, यानी कहीं ऊपर उसने मुझे आंसर दिया है। तो +7 तो यहाँ पे है, इस जगह पर, ये देखें। तो +7 को मैं पुट कर लेता हूँ, चलें ठीक है। -1 और +7 यहाँ पे है, सॉरी -1 ये इस जगह पर बनेगा, बिल्कुल ये x का -1 है ना, और वो +7, क्योंकि इस नीचे वाले फंक्शन में मुझे x -2 से बड़े करने हैं, -2 से बड़े इस तरफ हैं। अच्छा, अगर मैं -1 से अगला पुट कर दूँ, 0 पुट कर दूँ, इस पे तो मुझे मिला 7। अगर मैं 0 पुट कर दूँ, 3 0 0, बाकी मुझे कितना मिलेगा 4, 4 में से 3 गए तो 4 ही मिला। तो 0 पे मुझे 4 मिलता है, इसका मतलब मुझे ये वाला पॉइंट मिलेगा 0 पे 4। अच्छा, मैं इसमें पुट कर देता हूँ और आगे चलता हूँ, क्योंकि मुझे -2 से इधर जाना है अब इस फंक्शन के लिए। 0 से आगे 1 पे आ जाता हूँ, ये देखें 1। अगर 3 1 3 हुआ, 4 में से 3 चले गए तो बाकी बचा 1। तो ये 1 पे 1 नहीं है, 1 पे 1 दे रहा है, अच्छा इस जगह पर है ये पॉइंट। अच्छा, अगर मैं आगे चला जाऊँ 2, तो 3 2 6, 4 में से 6 गए, -2 जवाब आता है। 2 पे -2 नीचे जवाब आ गए, तकरीबन यहाँ पे जवाब आ गया। अच्छा, एक बात तय हो गई है कि ये ग्राफ यहाँ से नीचे आ रहा है। थोड़ी सी एक बात की तसल्ली कर लें कि शुरू कहाँ से हुआ है। मैंने पुट किया -1, हालांकि नीचे वाला फंक्शन -2 के फौरी बाद शुरू हो जाता है, यानी -2 के बिल्कुल साथ वाला कोई नंबर पुट कर लें। -2 के साथ वाला जो नंबर है इस वक्त मेरे पास, वो इससे पीछे वाला नंबर वो -1.99 है। अगर मैं इसकी जगह -1.99 पुट करता तो क्या होना था, तकरीबन 2 के लगभग ही है ना, तो वो कितना बन जाना था भला, 3 2 6, और अगर 1.9 होता तो कितना बनता भला। हाँ, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, -1.99 पुट कर रहा हूँ, बिल्कुल -2 के करीब। देखूँ तो सही ना कि ग्राफ शुरू कहाँ से, नीचे, ये तो पता चल गया नीचे आ रहा है, लेकिन फिर 7 से शुरू हुआ है या कहीं ऊपर से शुरू हुआ है। तो जब मैं यहाँ -1.99 कर रहा हूँ तो 1.19 हम कह सकते हैं ना, 1.9 19 हो गया, 19 3 57, यानी 5 आप ज़रब दे लें, 5.7 बना तकरीबन, यानी कि माइनस और वो भी माइनस में है प्लस, तो 5.7 जमा 4 9.7, यानी तकरीबन हम कह सकते हैं कि 10 के करीब तर होगा। जब हम इस फंक्शन में 2 पुट करें, तो -2 पुट करें तो वो तो बन जाता है 10 बन जाता है, 3 2 6 4 10, लेकिन हम 2 नहीं पुट कर सकते क्योंकि वहाँ इक्वल नहीं है, बल्कि 2 से थोड़ा सा पीछे रहना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं ऊपर जहाँ 10 का निशान होगा, ये वाला मेरा फंक्शन जो 2 के करीब तर है, वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 10 के ऊपर मैं ओपन बॉल बना लेता हूं, क्योंकि 10 तो नहीं आने वाला, क्योंकि 2 तो इसमें मैं पुट नहीं कर सकता, लेकिन 10 से फौरी नीचे मेरा जवाब शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो बिल्कुल यहाँ 10 से बिल्कुल नीचे आ रहा है और नीचे चलता चला जाएगा। ये वाला ग्राफ कहाँ से नीचे आया था, -5 से, वो कहाँ से आया, +10 से। इसका मतलब हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये +10 से नीचे आएगा। जब वो फुल नीचे आएगा तो ये वाला तो खुद ही कवर हो जाएगा उसके अंदर। तो कंफर्म हो गया कि इस फंक्शन का जवाब कभी 10 से ऊपर नहीं जाने वाला, 10 भी नहीं आने वाला जवाब, बल्कि 10 से नीचे जाएगा। वो वाला फंक्शन ऊपर वाला -5 से नीचे आ रहा है, ये वाला फंक्शन 10 से नीचे आ रहा है, तो हमारा फाइनल जवाब 10 से नीचे है। अब कैसे लिखें, इस तरह लिख लेते हैं कि इसकी जो रेंज है वो -∞ नीचे से शुरू होगी और ऊपर कहाँ तक जाएगी, 10 तक, लेकिन 10 तो मेरे जवाब में शामिल नहीं है। 10 पे भी ओपन, इस पे भी ओपन, इस तरह मेरे पास आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। अगले सवाल पे आ जाएं। ये आपके पास एक बार फिर पीस वाइज फंक्शन है और इस फंक्शन को कहाँ ब्रेक किया गया, 3 पे ब्रेक किया गया है, और g(x = x - 1 2x + 3 आपको दिया गया है, और आपको यही कहा गया है कि इस ऊपर वाले में आपने 3 से छोटी वैल्यूज़ पुट करनी है, नीचे वाले में आपने 3 से बड़ी, और 3 नीचे वाले में आप पुट कर सकते हैं। अच्छा, डोमेन का फ़ैसला पहले की तरह हो गया,
क्योंकि डोमेन, क्योंकि उसने खुद ही बता दी। ये पीस वाइज फंक्शन का सबसे बड़ा मज़ा ये है कि डोमेन आपको बताई होती है उसने, वो खुद बता देता है ये आप पुट कर सकते हैं, ये नहीं। अब वो कह रहा है कि 3 से पिछले नंबर, x छोटा ना 3 से पिछले सारे आप ऊपर वाले में पुट कर लें और 3 समेत अगले सारे आप नीचे वाले में पुट कर लें। इसका मतलब पूरी रियल नंबर जो हमारे पास, सॉरी लाइन गलत हो गई, दोबारा बोलूँगा। इसका मतलब पूरी जो रियल लाइन है आपकी, वो तो आपकी बन गई, डोमेन बन गई, सेट ऑफ होल रियल नंबर हो गई। दूसरे लफ्ज़ों में -∞ से लेकर +∞ तक दोनों पे ओपन है आपका। रेंज के बारे में बात करते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। पहले ऊपर वाले हिस्से का बनाते हैं। उस ऊपर वाले हिस्से में फंक्शन में 3 से छोटे पुट करने हैं। हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि 3 तो पुट नहीं कर सकते, 3 से छोटा कौन होगा, 3 से पीछे कौन है, 2 है, 2 पुट करता हूँ। यहाँ 2 लगाऊंगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 में से 1 गया, 1 नहीं आता है ना। देखें x की जगह 2 पुट किया तो आंसर मेरे पास कितना आया, 1 आया है। तो ये तकरीबन 1 इस जगह पर बनता है, ठीक है। अच्छा 3 भी पुट करके देख लें। 3 पे ओपन बार लगा लेंगे क्योंकि 3 पुट नहीं कर सकते, लेकिन 3 से पिछला तो होना है ना। 3 पुट करूँ तो 2 आता है। 3 पे कितना आता है भला, 2 आता है। ये देखें 3 पुट किया तो 2 आया। यहाँ पे 3 पे मैं ओपन बार लगा लूँगा। 3 मेरे जवाब में शामिल नहीं है, 3 का आंसर मेरे जवाब में शामिल नहीं है। मैंने बस चेक करने के लिए, क्योंकि मुझे पता चल रहा है ग्राफ यहाँ से नीचे जा रहा है। अच्छा मैं अगर 2 से वापस आता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ, 1 पुट करता हूँ। अगर मैंने 1 किया तो 1 पे जवाब क्या आएगा, 0, क्योंकि 1 - 1। मैंने 1 पुट किया, जवाब 0, इसका मतलब पॉइंट यहीं पे लगेगा। मैं पुट कर देता हूँ 1 से और वापस आता हूँ, 0 पुट करता हूँ। अगर 0 पुट करूँगा, 0 - 1, बाकी कितना बना, -1। 0 पे -1, देखें 0 x में है तो -1 y में नीचे है, यहाँ पे आएगा। मैं आगे और पुट कर देता हूँ, -1 से इससे पीछे -1 पे आ जाता हूँ। अगर x की जगह -1 लगाता हूँ तो -1 का 2 हो जाएगा, यानी ये -1 है, ये -2 है तकरीबन। यहाँ ये कंफर्म हो गया आपको कि ये वाला जो ग्राफ है मेरे पास, ये ग्राफ वहीं पे, ये इस यहाँ पे, आप यहाँ पे देख लें, ये 2 के सामने से 3 पे इसने 2 दिया था, लेकिन मैंने ओपन बार लगाई क्योंकि 3 पुट नहीं कर सकता। लेकिन इससे नीचे से ये ग्राफ इधर आ रहा है, तो यहाँ से नीचे ये फुल कवर करेगा, ये फुल, यानी ये 2 से नीचे फुल कवर करेगा रेंज। अब देखना ये है कि दूसरा फंक्शन क्या यहाँ से ऊपर कवर करता है या वहाँ से नीचे कहीं से आ जाता है, क्या करता है दूसरा फंक्शन, बस हमें ये कंफर्म करना है। इसमें 2 शामिल नहीं है। 3 पे जो जवाब है वो 3 हम इसमें पुट नहीं कर सकते थे, मैंने चेकिंग के लिए ओपन बार लगा ली ताकि मुझे पता चले कि 3 पे है कौन सा पॉइंट, ताकि उससे नीचे हमारा जवाब है। अब इसके निचले हिस्से में आ जाएं। इसमें क्या कहा गया है कि इस पीस में आप 3 से बड़े पुट करेंगे, ये 3 से बड़े इधर वाले, लेकिन इस पीस में 3 भी पुट कर सकते हैं, इक्वल लगा हुआ है, तो 3 भी पुट करेंगे और 3 से आगे वाले भी। सबसे पहले तो 3 पुट करते हैं, लेकिन 3 पुट किया क्या होगा, 3 x की जगह लगा, 3 2 6 + 3 9। 3 पुट करने पे प्लस का 9 आता है, यहाँ पे 9 है। 3 पुट करने पे तकरीबन यहाँ पे पॉइंट है 4, ये 9 है, इधर लिख देता हूँ मैं। अब ये देखना है कि 4 पुट करने पे क्या होता है। 3 से आगे 4 पुट करूँगा, 4 2 8 + 3 11, यानी 4 पे तकरीबन 11, वो तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आएगा। इसका मतलब ये पॉइंट इस तरफ चलने वाले हैं। ये कंफर्मेशन हो गई कि ये वाला जो नीचे वाला पीस है उसका ग्राफ यहाँ से कहीं इधर जाने वाला है मेरा। लेकिन 9 भी जवाब में शामिल है, क्योंकि ये वाला नीचे वाला पीस 3 से स्टार्ट करना था, 3 इक्वल था। 3 मैंने पुट किया तो उसने 9 दिया मुझे। 9 पे ये मैं फील्ड बॉल लगा रहा हूँ। अब 9 समेत 9 से ऊपर जा रहा है, ये 2 ओपन नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ बीच वाला हिस्सा जो है ये मेरी रेंज में शामिल नहीं है। यहाँ से ऊपर भी कवर हो रहा है, यहाँ से नीचे भी कवर हो रहा है, ये वाला वाई का हिस्सा बच गया है। तो अब इसको कैसे लिखें भला, अब इसकी रेंज बना लेते हैं। अब तो रेंज आसान हो चुकी है मेरे लिए। ये देखें इसकी जो रेंज होगी वो ऐसे लिखनी है, -∞ से आते आते 2 तक आना है, -∞ से चलते हुए 2 तक आना है, और 2 शामिल नहीं है हमारे जवाब में। ओपन लगाऊंगा, फिर यूनियन, फिर कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर 9 से स्टार्ट करना है। तो 9 से ऊपर +∞ तक फुल जाएगा। ये मैं +∞ लिख रहा हूँ इस पर। अच्छा इसका ना मैं एक और तरीका आपको बता दूँ। देखें
एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है ये जवाब। ये हमारी फुल रियल लाइन तो बन रही है, लेकिन उसमें से सिर्फ ये वाला पीस नहीं ना आ रहा जवाब में, 2 से लेकर 9 तक, इसमें से हम ये वाला पीस निकाल देते हैं। अच्छा, 2 हमारे जवाब में शामिल नहीं है, 2 को निकालना है हमारे जवाब में से, 2 पे क्लोज लगा देता हूँ क्योंकि 2 को निकाल देना है फाइनल जवाब में से। अब मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, और 2 से लेकर कहाँ तक, 9 तक, लेकिन 9 नहीं निकालना, 9 को यहाँ मैं ओपन लगा रहा हूँ कि 9 इसमें शामिल नहीं है, 9 को नहीं निकालना। तो आर में से इस तरह भी मैं ये जवाब लिख सकता हूँ। फिर देख लें, आर में से ये वाला पीस निकालना था, लेकिन 2 को हमने निकालना था क्योंकि 2 मेरे जवाब में शामिल नहीं है, लेकिन 9 मेरे जवाब में शामिल है क्योंकि 9 से तो ऊपर जवाब जा रहा है, लिहाजा यहाँ से मैंने 9 को नहीं निकाला, लिखा सही 9 को 9 तक, लेकिन 9 पे ओपन लगा दिए। तो यानी ये जवाब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये आपको डोमेन रेंज की समझ आ गई, तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये आखिरी 2 हमारे पास फंक्शन आ गए। अच्छा, ये दोनों उसने रैशनल फंक्शन दे दिए आपको। अब हमने सिर्फ ये देख लेना कि रैशनल फंक्शन की डोमेन रेंज कैसे निकलती है। देखें, रैशनल फंक्शन की डोमेन भी सिंपल होती है पीस वाइज फंक्शन की तरह, क्योंकि वो डोमेन तो खुद ही बता देता है। वो कहता है आपने -1 नहीं पुट करना, बाकी सब पुट करते फिरें। इट मीन्स कि उसने हमें हाईलाइट करके दे रखा है कि बटे के नीचे अगर मैं x की जगह -1 लगाऊंगा तो नीचे 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी बनता है। लिहाजा उसने पहले लिख दिया कि -1 नहीं, बाकी सब कुछ। डोमेन तो आप आंखें बंद करके यहाँ लिख दें, कहीं भी लिख दें। मैं कहता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस फंक्शन की जो डोमेन है ना, ये पूरा रियल नंबर तो है, लेकिन उसमें से -1 को आपने निकाल देना है। कर्ली ब्रैकेट में लिखूँगा अकेला नंबर है, पूरी रियल लाइन में से -1 निकाल दें, बाकी सब कुछ आपकी डोमेन में शामिल है। दूसरे लफ्ज़ों में भी लिख सकते थे, -1 ओपन हो जाता, -इन्फिनिटी से -1 तक आते, -1 पे ओपन करके फिर -1 से आगे चले जाते। तो दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। खैर, अब बात है रेंज की। असल पॉइंट ये है कि इस फंक्शन की, जो फंक्शन हमारे पास रैशनल होते हैं, उनकी रेंज कैसे निकलती है। रैशनल फंक्शन की रेंज निकालने के लिए आपने सबसे पहले तो ग्राफ बना लेते हैं, फिर मैं आपको इसका तरीका भी बता देता हूँ कि हम कैसे इसको निकालेंगे। ग्राफ बनाने के लिए बड़ा आसान है कि आप इस पे पॉइंट ड्रा करें। देखें, इस फंक्शन में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं कि अगर मैं -3 इसमें पुट कर दूँ x की जगह, तो मुझे -1 जवाब मिलता है। -3 पे मुझे -1, इसका मतलब यहाँ पे मुझे पॉइंट मिलता है। अगर मैं इसमें -2 पुट कर दूँ, सिर्फ -1 ही नहीं ना पुट करना, बाकी तो सब कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं -2 पुट करूँ तो उस वक्त मुझे 0 मिला है। -2 पे मैं देखता हूँ कि मुझे जो आंसर मिलता है वो 0 मिलता है, तो -2 पे ठीक है, 0 हो गया। अच्छा, अगर मैंने 1 पुट किया, एक बार मैंने -1 नहीं पुट किया, 0 से 1 पे चला गया हूँ, बीच में -1 है, 1 पुट करता हूँ, आप करके देख लेना, पुट करके देख लेना। इसमें x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 3 और +2 और नीचे भी 1 + 1 होगा, तो जवाब आप निकालेंगे तो 1 पे 3 आंसर मिला है मुझे। 1 पे मुझे जो आंसर मिला वो मुझे 3 मिला, और 0 पुट करने पे मुझे 2 मिला है। 0 पुट करने पे यहाँ 2 मिल गया, और जब मैंने 2 पुट किया, इसी में मैंने 2 पुट किया तो मुझे 4 मिला। ये तो अब आपको करना आता ही है ना, 2 पुट करने पे मुझे 4 मिल गया, ये मैंने लगा लिए। यहाँ से एक बात तय हो रही है, अब ज़रा गौर करें कि जब मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ, 0 से ये इधर पीछे आ रहा हूँ, 0 पे क्या मिला था, 2, ठीक है। अच्छा, 0 से -1 तो मैंने चेक नहीं किया, जब मैं 0 से इधर जाता हूँ 1 पे, तो मुझे उधर जवाब मिला है। इसका मतलब आगे जाता हूँ तो जवाब उधर जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, यानी यहाँ से मुझे जवाब इस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से इधर आगे जा रहा है जवाब। अच्छा, -1 से जब मैं पीछे आता हूँ, -1 को एक बार मैं छोड़ रहा हूँ बीच में, जब मैं 2 पे आता हूँ, -2 पे, तो -2 पे मुझे जवाब 0 मिला यहाँ पे। जब मैं -3 पे आया हूँ तो मुझे जवाब इधर मिला है। इसका मतलब जब मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ तो मुझे जवाब इधर जाता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से इस तरफ। यानी एक बात तय हो रही है कि -1 से इधर जाता हूँ तो जवाब ऊपर जाता है, -1 से पीछे आता हूँ तो जवाब इधर जाता है। इसका मतलब यहाँ कहीं दरमियान में कोई जगह है जहाँ से जवाब ऊपर भी जा रहा है और जवाब नीचे भी आ रहा है। इन 2 पॉइंट्स को तो मैंने चेक कर लिया। मैंने 0 को चेक किया तो 2 मिला, और आगे चेक किया तो आगे मिला। इधर मैं पीछे -2 चेक किया तो उस पर मुझे सिफर मिला, और जब मैंने -3 किया तो -1 मिला। मैं -4 करूँगा तो मुझे आगे -2 मिलेगा, मैं -5 करूँगा तो -3 मिलेगा। इस तरह मुझे नीचे जवाब मिल रहा है।
चेक मुझे ये करना है कि ये जो लाइन ऊपर जा रही है और ये लाइन जो नीचे जा रही है, ये कहाँ से ब्रेक होके ऊपर जाना शुरू होती है और नीचे आना शुरू होती है। मैं कहता हूँ चलो चेक की उस पॉइंट को कर लेते हैं। जो पॉइंट -1 पे तो नहीं आंसर आता, चलें ठीक है मान लिया, लेकिन -1 से बिल्कुल जो पीछे नंबर है, -1 से थोड़ा सा पीछे देखूँ तो -0.99 होगा, क्योंकि -0.99 से आगे -1 है ना। तो मैंने इस फंक्शन में -0.99 पुट करके देखा। जैसे ही मैंने -0.99 पुट करके देखा, आप कैलकुलेटर पे इसको पुट करें तो मुझे जवाब प्लस का 1.01 मिला। -1 से थोड़ी सी जब मैंने पीछे पुटिंग की, थोड़ी सी पीछे पुटिंग करने पे जवाब मुझे 1 से थोड़ा सा ऊपर मिला, तकरीबन मुझे यहाँ जवाब मिला। और इसका मतलब मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो जवाब मेरा आगे जा रहा था, क्योंकि यहाँ से आगे मैं हो रहा था तो जवाब मेरा ऊपर। इसका मतलब यह है कि -1 से थोड़ा सा पीछे था तो जवाब 1 से थोड़ा सा ऊपर था मेरा। और अगर मैं -1 से थोड़ा सा आगे होता हूँ, मैंने -1 से थोड़ा सा आगे -1.001 पुट कर दिया इसमें, तो मुझे नज़र आया कि मेरा जवाब 0.99 आया। कैलकुलेटर पे करके देख लें। इसका मतलब 0.99 का क्या मतलब है, -1 से थोड़ा सा आगे होता हूँ, y में जवाब 0.99, यानी 0.9 तो 1 से थोड़ा सा पीछे है ना। इसका मतलब अब की बार जो जवाब मिला वो 1 से थोड़ा सा पीछे मिला, यानी तकरीबन यहाँ पे, इधर मैं -1 से आगे हुआ तो जवाब यहाँ से थोड़ा सा नीचे हो गया है। यानी यहाँ से मुझे फिर तसल्ली हो गई कि असल में -1 पे ये आ रहा था 1, और उसी 1 पे ये मेरा जो ग्राफ है, 1 तो आ नहीं सकता जवाब, क्योंकि -1 तो मैं पुट नहीं कर सकता। इसका मतलब -1 के बदले कहीं 1 आता है, और -1 से पीछे हटता हूँ तो ग्राफ ऊपर जाता है, -1 से इधर आता हूँ तो ग्राफ इधर आता है, लेकिन -1 पे तो जवाब आ नहीं सकता। लिहाजा तय हो गया कि मेरे इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ग्राफ यहाँ से इधर आ रहा है इस साइड पे, और फिर इसी पॉइंट से ऊपर जा रहा है। मैंने इस पॉइंट के ऊपर ओपन वॉल लगा दी है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये 1 के करीब है। इसका मतलब -1 पुट करने पे ये वाली जगह खाली रह जाएगी, क्योंकि मैं -1 इस फंक्शन में पुट ही नहीं कर सकता। हाँ, इससे अगले नंबर पुट करता हूँ, जवाब ऊपर जा रहा है, इससे पिछले नंबर पुट करता हूँ, जवाब नीचे आ रहा है। तो रेंज के बारे में तय हो गई बात कि 1 से ऊपर वाली भी सारी शामिल है, 1 से नीचे वाली भी सारी शामिल है, सिर्फ 1 के सामने जहाँ पे 1 है ये मेरे जवाब में शामिल नहीं है। मतलब जो रेंज है मेरी वो होल सेट ऑफ रियल नंबर है सिवाय 1 के, क्योंकि ग्राफ यहाँ से ऊपर भी फुल जा रहा है, नीचे भी फुल आ रहा है। सिर्फ इस पॉइंट पे -1 वाले पॉइंट पे 1 जवाब नहीं आने वाला। 1 से अगला भी आता है, 1.01 आया ना, आप देखें 1 से थोड़ा सा ऊपर भी जवाब आया। मैं -1 से पीछे हुआ तो नीचे वाला जवाब भी आया है, लेकिन 1 नहीं आता। तो इसकी रेंज जो होगी इस फंक्शन की वो पूरी सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन 1 के बगैर है। यानी कैसे लिखेंगे आप ऐसे लिखेंगे। इसकी रेंज मैं यहीं पे लिख देता हूँ, रेंज इज़ इक्वल टू होल सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन 1 शामिल नहीं है। देख लें, डोमेन में -1 नहीं है, रेंज में 1 नहीं है, क्योंकि -1 के बदले 1 आता है। रैशनल फंक्शन की रेंज निकालने का जो तरीका ये ग्राफ से मैंने आपको बताया। प्रॉपर मेथड ऐसे भी हो सकता है, एक लिमिट वाला तरीका है, एक सिंपल है। ये सवाल मैं सिंपल करता हूँ, दूसरा लिमिट से करता हूँ, जैसे कर लें कोई मसला नहीं है। आपने ये फंक्शन लिखना है, जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है। ये फंक्शन है g(x), यहाँ पे लिख लेते हैं। ये g(x) इज़ इक्वल टू x² + 3x + 2, नीचे x + 1 है। अब देखें, मैं पॉइंट निकालने लगा हूँ। ऊपर वाला x² + 3x + 2 की फैक्टराइजेशन कर लें, यहाँ मैंने कर रखी है। 3x था तो 2 × 2, 1x + 2x 3x ही बनता है। फिर इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, उन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो x + 2 बार आ गया, x + 1 ये हो गया। x + 2 × x + 1 बनती है इसकी फैक्टराइजेशन, ये मैंने लिख ली। और नीचे मेरे पास x + 1 है। ये एक तरीका होता है रेंज निकालने का। बाकी क्या बचा? बाकी बचा x + 2। अब जो ये चीज़ बच जाए सिंपलीफाई करने के बाद, उस वक्त जिस चीज़ को आप नहीं पुट कर सकते थे, जो डोमेन में नहीं आता था, वो यहाँ लगा दो। देखिएगा, अब x की जगह अगर मैं -1 लगा दूँ, क्योंकि ये नहीं पुट हो सकता था, तो बाकी जवाब कितना बचता है? बाकी 1 बचता है। तो दिस सिंपलाई जो रेंज होगी इस फंक्शन की, जो रेंज है वो होल सेट ऑफ रियल नंबर है,
सिवाय 1 के, तो इसमें 1 शामिल नहीं है। तो बजरिया ग्राफ भी आ जाता है और बजरिया ये कैलकुलेशन भी आ जाता है। आपने कैलकुलेशन के ज़रिए ये सवाल हल करना है ताकि पेपर में अगर हो तो इस तरह कैलकुलेट करके रैशनल फंक्शन कैलकुलेट करके, बाकी आप ज़बानी लिख दें कोई मसला नहीं, ज़बानी इसकी भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, उसे रेंज और डोमेन से गर्ज है। तो आप जिस तरीके से निकालें, आप विद ग्राफ निकालें, विद वैसे निकालें। ग्राफ से आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि -1 पे जवाब नहीं आ रहा था, वो -1 पे 1 आता, लेकिन वो पुट नहीं हो सकता, यहाँ पे अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए 1 जवाब में शामिल नहीं, बाकी सारे शामिल हैं। और इस तरह सिंपलीफाई करने से जो बाकी चीज़ बच जाती है उसमें वो वाला पुट कर देना होता है, तो खुद ब खुद जवाब आ जाता है। अब अगला जो आपके पास फंक्शन दिया गया, पहले मैं उसको इसी तरीके से करता हूँ, फिर ग्राफ बनाता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाए। उस फंक्शन में देखें आपसे क्या पूछा गया, उसमें आपसे डोमेन पूछी गई। डोमेन तो आपको अब ज़बानी भी आ जानी चाहिए। इसकी जो डोमेन है वो रैशनल फंक्शन है, उसने खुद ही बता रखी है कि 4 के अलावा सब कुछ, 4 नहीं पुट करना। यानी यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ होल सेट ऑफ रियल नंबर है सिवाय 4 के, 4 नहीं पुट करना, बाकी सब कुछ पुट करते फिरें। ये तय हो गया, डोमेन तो देखते ही पता चल गया आपको। अब अलबत्ता जो अगला क्वेश्चन है कि इसकी रेंज क्या होगी, उसके लिए हम इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, इसको हल करें g(x) जो आपको दिया हुआ है x² -16 ओवर x - 4, तरीका वही। लेकिन अलबत्ता एक बात आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक काम कर लें ना, इसके ऊपर अभी आपने आगे चलकर लिमिट पढ़नी है, अगर आप यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें तो आपको वो एंड पे कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जवाब आएगा। लिमिट क्या है हमारे पास, x अप्रोचेस टू, जो चीज़ पुट नहीं करनी उसको अप्रोच करवा दें 4, तो इधर भी लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 4। अब इसके साथ सवाल हल करेंगे कि सिंपलीफाई करने के बाद हमने 4 पुट करना, लिमिट का ये मतलब है। तो ये हमें रेंज दे देता है हमेशा कि ये वाला नंबर है जो आपका जवाब में नहीं आ सकता। देखें ऊपर तो एक फार्मूला बनता है, आपको उसका पता है, x अप्रोचेस टू 4। अब मैं ये देख रहा हूँ कि उसको मैं लिख सकता हूँ x + 4 × x - 4, इसका तो आपको पता ही है x² - 16 का, और नीचे मेरे पास x - 4 है, तो ये दोनों आपस में कट गए। तो इधर मेरे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और x + 4। अब चूँकि वो सिंपलीफाई हो चुका, कट चुका, तो अब x की जगह ये वाला 4 पुट कर दें, तो 4 + 4 लिमिट अप्लाई हो गई, यानी कि 8। जवाब 8 मिला। इसका मतलब ये है कि जो आपकी रेंज है, आपकी रेंज होल सेट ऑफ रियल नंबर है सिवाय 8 के। 8 आपके जवाब में शामिल नहीं होना, बाकी सब कुछ होना। ये वाला मैंने सिंपल कर दिया था, g(x) यहाँ पे मैंने रोक दिया था, इसके साथ मैंने लिमिट नहीं लगाई थी। वो नंबर जो पुट करना था इसके साथ आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, इधर भी लगाएंगे। सिंपलीफाई होने के बाद जब यहाँ पहुँचेंगे तो x की जगह -1 लगा के जवाब निकाल लेंगे, वरना आप ऐसे लिख के भी डायरेक्ट आपको पता चल जाता है, और अगर आप ऐसे लिखें तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अब इसकी आखिरी बात आज की कि इसका ज़रा ग्राफ बना के देख लें कि क्या वाकई 8 नहीं आता जवाब में। तो अब इसको ग्राफ की मदद से देखते हैं। देखिए आपको एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि इस फंक्शन में आप 4 पुट नहीं कर सकते, यानी 4 एक वो नंबर है जिसको आप इस फंक्शन में पुट नहीं कर सकते। 4 से इधर उधर नंबर तो आप सारे पुट कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले मैंने ये माइनस वाले कुछ पुट किया, -2 मैंने पुट किया इस फंक्शन में। आप देख लें -2 का स्क्वायर 4 होना, 4 - 16, बाकी बचता है 12, तो माइनस का 12 बनता है। नीचे -2 पुट करूँगा तो माइनस का 6 बनता है, 6 × 2 = 12 बनता है, 2 जवाब आता है। जब मैं -2 पुट करता हूँ ना तो y का जवाब +2 आता है। इस तरह मैं -1 पुट करता हूँ तो y का जवाब +3 आता है। मैं 0 पुट करता हूँ, y का जवाब +4 आता है। मैं 1 पुट करता हूँ, y का जवाब 5 आता है। मैं 2 पुट करता हूँ, y का जवाब मेरे पास 6 आता है। इसी तरह अगला पुट करने पे 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 5 पुट करूँ तो 9 आता है। इसका मतलब यहाँ से एक क्लैरिटी तो हो गई है मुझे कि मेरा जो आंसर है, अच्छा 4 मैंने नहीं पुट करना, सॉरी 4 पे तो मुझे जवाब नहीं मिलने वाला, अनडिफाइंड हो जाएगा। 4 से पीछे मैं देख रहा हूँ, जी देखें 4 से पीछे मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा आंसर है वो है 3 पे 7 है, 5 पे 9 भी है। इसका मतलब आगे भी जवाब मुझे मिलेगा, लेकिन 4 पे मुझे चेक करना है कि 4 क्या करता है मेरे साथ। इसको मैं अभी ओपन करता हूँ, क्योंकि 4 पे तो मुझे जवाब नहीं मिलना पहले की तरह। तो यहीं से अंदाज़ा हो गया, देख लें, पता चल गया, पॉइंट पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। देख लें यहाँ से आगे बढ़ रहे थे ना, 1 पे क्या था 5, 2 पे क्या था 6, 3 पे 7, 4 पे पता नहीं, 5 पे 9। इसका मतलब 4 पे 8 आना था इसी तरतीब के लिहाज से, लेकिन 4 तो हम पुट ही नहीं कर सकते, हमारी मशीन इसको सपोर्ट नहीं करती।
जो फंक्शन दिया हुआ नहीं सपोर्ट करता। 4 पे 8 आना था, लेकिन हमारी जो मशीन है, हमारा जो फंक्शन है उसमें 4 तो पुट ही नहीं होता, लिहाजा 4 तो पुट ही नहीं करना, तो 4 के बदले में जो जवाब आना है वो हमारे जवाब का हिस्सा भी नहीं होना, पिछले भी हमारे जवाब का हिस्सा, अगले भी हमारे जवाब का हिस्सा। लेकिन 4 के बदले में जो जवाब आने वाला है वो हमारी मशीन में जब 4 ही नहीं पुट होना, तो उसके बदले में जो जवाब आना है वो भी हमारी इस मशीन का हिस्सा नहीं है, अनडिफाइंड है यहाँ पे। तो ये देख लें 4 पे 8 ही नज़र आ रहा है ना आपको, मैंने यहाँ करके भी दिखाया। वैसे मैंने 4 से थोड़ा सा पीछे देखा, 3.99 मैंने पुट किया, तो मुझे जवाब भी 7.99 मिला है, बिल्कुल 8 के करीब मिला है, 7.99। और मैंने 4 से थोड़ा सा अगला भी पुट करके देखा है, 4.01, तो मुझे जवाब 8 से थोड़ा सा आगे मिला है, 8.01। इसका मतलब सिर्फ 8 नहीं है, 4 पे 8 आना है, 8 से पिछले सारे हैं, 8 से अगले भी सारे हैं जवाब में शामिल, ओनली 8 नहीं है। लिहाजा इस फंक्शन का ग्राफ इस तरह बनता है। ग्राफ बनाते वक्त ख्याल रखना, जो नंबर रेंज में नहीं ना आ रहा तो उसको ओपन वाल कर देना है आपने, वो जगह, चूँकि सिर्फ एक ही जगह है जहाँ जो आपके जवाब में शामिल नहीं है, बाकी तो सारा आपके जवाब में शामिल है। सिर्फ ये 8 वाला पॉइंट, ये वाई एक्सिस का आपके जवाब में शामिल नहीं है, तो इसलिए रेंज में से, पूरी रियल लाइन में से 8 को निकाल देना है, तो आपकी रेंज बन जाएगी। रैशनल फंक्शंस की डोमेन रेंज निकालने का ग्राफ वाला तरीका भी है। दूसरा ये सिंप्लीफाई करने का तरीका, डोमेन इनकी दी होती है, रेंज इनकी आप सिंप्लीफाई करें, और जिस डोमेन पे आपको जवाब नहीं मिलने वाला, सिंप्लीफाई होने के बाद वो पुट कर दें, तो जो नंबर मिलेगा वो आपकी रेंज में शामिल भी नहीं है। इतनी सी बात होती है। और एक आपको पते की बात बताता जाऊँ यहाँ पे, कि अगर ये रैशनल फंक्शन सिंपल हो, जैसे मेरे पास पीछे आए थे f ऑफ x इक्वल टू 2x + 3 और नीचे हो x - 1, ये भी एक रैशनल फंक्शन है, लेकिन ऊपर नीचे दोनों लीनियर हैं। अगर ऊपर नीचे लीनियर होना, यानी x की पावर 1 हो, तो इनकी जो डोमेन है वो तो नीचे से पता चल ही जाएगा, उसने आगे भी लिख देना है कि x 1 नहीं पुट होना। लेकिन इनकी जो रेंज है, इनकी रेंज बड़ा सिंपल तरीका होता है उसका, और वो ये होता है कि ऊपर वाले x के साथ जो गिनती है उसको नीचे वाले x के साथ वाली गिनती से तकसीम कर दो। कितना आया? 2 आया। सॉरी, ये मैंने रेंज लिख दिया, रेंज ना लिखूँ अभी, इसके ऊपर सवाल निशान लगा देता हूँ। अच्छा, तो ये रेंज में एक्चुअली आपका पूरी रियल लाइन में से ये वाला नंबर निकालना होता है। तो लीनियर फंक्शन का देखते ही पता चल जाता है हमेशा कि आप उसका कोफिशिएंट और नीचे वाले x का कोफिशिएंट, इनको डिवाइड करो। वहाँ 50 लिखा होता, नीचे 2 लिखा होता, तो 25 होता, 50/2 25। तो पूरी रियल लाइन में से 25 नहीं आना था, क्योंकि 25 जवाब में शामिल नहीं है, बाकी सारे जवाब में शामिल हैं। तो इस तरह ये फिर इनकी रेंजेस निकल आती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। रेंज का मतलब आज फिल वक्त के लिए इस यूनिट में, अभी हमने डोमेन का आखिरी सवाल किया, थोड़े से आगे इन्वर्स के आएंगे डोमेन रेंजेस। फिल वक्त के लिए आज इसको एंड कर रहे हैं, लेकिन ये बात अब मुकम्मल तौर पे अपने जहन में बिठा लें कि रेंज का मतलब वाई एक्सिस होता है, कि आपके जवाब में कितना वाई एक्सिस कवर हुआ है। मेरे इस जवाब में 8 से नीचे भी कवर हुआ है, 8 से ऊपर भी कवर हुआ है, सिर्फ 8 नहीं कवर हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 8 के अलावा सारा वाई मेरा रेंज है। और डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस होता है। डोमेन सारा पुट हो सकता था, उसने खुद बता रखा था 4 नहीं पुट करना, तो क्योंकि 4 पे अनडिफाइंड होता है, वो 0/0 बन जाती है। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अनडिफाइंड होती है, आगे चलकर कहीं बात होगी। 0/0 अनडिफाइंड है, इसी तरह इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अनडिफाइंड है। अगर ये पॉइंट कहीं पे बन जाए तो वो सवाल आप गलत कर रहे हैं, आपको वहाँ से आगे हल नहीं करना चाहिए। सिंप्लीफाई करें, जैसे इसको हमने सिंप्लीफाई करके उसकी और फॉर्म बदल ली है। ये आगे लिमिट में इस तरह के काम करने हैं, वहाँ हमें पता चलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।